हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, और ये जो है हमारी इस लेसन की सेकंड क्लास। वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हमने पढ़ा था और अब हम उसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। Value of the sale and purchase of second hand goods is not included in the estimation of value added or GDP because value of second hand good is already accounted for during the year they were produced। यानी कि सेल और परचेज जो सेकेंड हैंड गुड्स की होती है उसको वैल्यू एडेड या जीडीपी की एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि जिस भी साल उनका प्रोडक्शन हुआ होगा उस साल उनकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो गई होगी। कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। जो कमीशन अर्न होता है, हमारा जो कमीशन दिया जाता है या लिया जाता है सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पे, उसको हम वैल्यू एडेड के एस्टिमेशन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कमीशन एक रिवॉर्ड होता है सर्विसेज, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनके बदले का। ठीक है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट while estimating value added because these goods are like those produced for the market, they are simply not sold owing to their needs by the producers themselves। कहने का मतलब है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वही प्रोडक्ट अगर आपने अपने कंजम्पशन के लिए रोक लिया है तो उसको जो है हम वैल्यू एडेड में एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि ये गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस की गई थी मार्केट के लिए, बेची नहीं गई इसलिए क्योंकि उसकी खुद उसके प्रोड्यूसर को नीड थी। फॉर एग्जांपल कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए कार प्रोड्यूसर ने एक कार अपनी बनाई हुई जो कार है उनमें से एक कार यूज करने के लिए निकाल ली है ना। Imputed value of production for self-consumption is taken into account again because these goods are like those produced for the market। कहने का मतलब है imputed value जो हमारा सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं उनकी imputed value जो होती है वो भी जो है इसमें ध्यान ली जाती है, क्योंकि ये जो है वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे कि वीट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ, जो गेहूँ अनाज उगा रहे हैं उन फैमिलीज ने अपने कंजम्पशन के लिए जो है वो कुछ अनाज जो है रोक लिया है ना, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आ जाती है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला है हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स is not included in the estimation of value added because value of intermediate good is reflected in the value of final good। जो intermediate good होती है उनकी वैल्यू जो है वो वैल्यू एडेड पे एस्टिमेट करते इंक्लूड नहीं की जाती है, क्योंकि इंटरमीडिएट की गुड की वैल्यू जो है वो हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। Imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account because all houses have rental values no matter these are self occupied or rented out। Imputed rent जो होता है ओनर का जो हाउस ऑक्यूपाई करता है ना, तो उसको अकाउंट में लिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी हाउस की रेंटल वैल्यू होती है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या उनको लेट आउट कर दिया गया हो, यानी रेंट पे दिया गया हो। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशंस आर नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। तो जो सर्विस जो है हमारी सेल्फ कंजम्पशन के लिए हैं इनको वैल्यू एडेड एस्टिमेट करते समय कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें एस्टिमेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, इनकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि हाउस वाइफ्स की सर्विसेज की मार्केट वैल्यू अज्यूम करना जो होता है वो मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड वेज टू अवॉइड इट। कहने का मतलब है
कि 2 बार किसी चीज़ की काउंटिंग कर ली जाए उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और किस तरीके से इसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। While estimating national income as the market value of final goods produced in the economy, one is likely to encounter the problem of double counting. The problem arises when the value of certain goods is counting more than once. जब हम नेशनल इनकम की एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, तो जो फाइनल गुड्स होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो है, इकोनॉमी में जो भी गुड्स होती हैं प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो है फाइनल गुड्स की देखते हैं। ये वहाँ एक चीज़ देखने में आती है कि किसी एक चीज़ की काउंटिंग 2 बार हो जाए। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब कुछ सर्टेन गुड्स को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लिया जाता है। दिस हैपन्स व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये कब होता है? जब हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में लाइन ड्रॉ करने में फेल हो जाते हैं। As far as an individual entrepreneur is concerned, it sells its goods as final goods and treats its sales as final sales. जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है? अपनी गुड्स को फाइनल गुड्स की तरह सेल करता है और उसकी सेल को फाइनल सेल की तरह ट्रीट करता है। बट इट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स टू क्लासीफाई सेल्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंडिंग ऑन देयर एंड यूज। ये जो है हमारे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो क्लासीफाई करें अलग अलग इंटरप्रेन्योर्स की गुड्स को कि वो फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज़, यानी कि उनका यूज़ क्या है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। एक एग्जांपल इलस्ट्रेट करते हैं इससे। सपोज करिए एक फार्मर है जिसने 1 टन गेहूँ बनाया, एक प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको 400 रुपीज़ के रेट से उसने मार्केट में बेच दिया एक फ्लोर मिल को। तो फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं तो गेहूं का बेचना जो है फाइनल सेल है और उसको 400 रुपये मिले। अगर जो है वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ वीट पे, तो 400 जो है वो वैल्यू ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हो गया, या कहा जाए वैल्यू एडेड हो गया उसके द्वारा। अब परचेज ऑफ वीट जो फ्लोर मिल ने किया है वो इंटरमीडिएट गुड है, वो वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करेगी और 600 रुपये में बेकर को बेच देगी। तो फ्लोर मिल जो है वो फ्लोर को फाइनल गुड की तरह ट्रीट करेगी, लेकिन जो बेकर होगा वो इसको इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज़ करेगा और ब्रेड को मैन्युफैक्चर करेगा। बेकर क्या करेगा? ब्रेड को शॉपकीपर को 800 रुपीज़ के रेट से बेच देगा। तो बेकर के लिए जो है वो ब्रेड फाइनल गुड हो गई, लेकिन जो शॉपकीपर है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। शॉपकीपर क्या करेगा? सेल करेगा इंटायर स्टॉक ब्रेड का फाइनल कंज्यूमर को 900 रुपीज़ के रेट से। तो इस पूरी चेन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में अगर हम एक फैक्ट देखें कि जो आउटपुट है एक प्रोड्यूसर का वो रॉ मटेरियल है दूसरे व्यक्ति के लिए या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है दूसरे व्यक्ति के लिए, तो जीडीपी एस्टिमेशन जो है वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इसको इक्वल करना है, 400 + 600 800 900 2700 हो जाएगा। लेकिन जो फैक्ट है कि केवल फाइनल गुड्स ही इंक्लूड की जाती हैं जीडीपी एस्टिमेशन में, तो इस एग्जांपल में जो मार्केट है यानी कि कहा जाए ब्रेड की मार्केट वैल्यू ब्रेड की है ना, जो ब्रेड की मार्केट वैल्यू है हमारी, हम क्या करेंगे? जो शॉपकीपर ने ब्रेड बेची है अपने फाइनल यूज़र को 900 रुपीज़ में, ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे और जीडीपी हमारी 900 हो जाएगी, ना कि 2700। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को या ओवर एस्टिमेशन की प्रॉब्लम्स को जीडीपी और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हमें ध्यान देना चाहिए। 2 तरीके होते हैं ना अवॉइड करने के, डबल काउंटिंग अवॉइड करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या होता है? According to this method, only final goods and services in terms of their end use are to be considered in the estimation of GDP. इस मेथड के अकॉर्डिंग केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं अपने अंतिम उपयोग के आधार पर, ठीक है, उनको जीडीपी एस्टिमेशन में शामिल किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फाइनल गुड्स होती हैं वे गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती हैं और
जो अपने फाइनल यूज़र के लिए, जो उसका कंज्यूमर हो सकता है या प्रोड्यूसर भी हो सकता है, अपने फाइनल यूज़र के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं, है ना। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जो विद इन दी लाइन ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, यानी कि अभी उनमें प्रोडक्शन येट टू बी फिनिश होता है ना, वो अभी रेडी नहीं होती है अपने फाइनल यूज़र के लिए। जैसे कि ब्रेड जो है कस्टमर के, वो जो हमने सोल्ड की वो फाइनल गुड थी, है ना। तो फाइनल गुड यानी ब्रेड की वैल्यू हमने 900 रुपये ली थी, है ना, जीडीपी एस्टिमेशन में। ऐसे ही आप वैल्यू एडेड मेथड की बात करें, इसमें क्या करते हैं हम, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड by all the producing unit within the domestic territory of the country is to be considered in the estimation of GDP। जो टोटल है वैल्यू एडेड का सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट का डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की, उन सभी को जीडीपी एस्टिमेशन में ऐड करें, यूज़ करें, है ना। वैल्यू एडेड में क्या है, डिफरेंस जो होता है हमारा आउटपुट की वैल्यू का और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की हर एक यूनिट की वैल्यू का, वो डिफरेंस जो है हम इसमें शामिल करें। जैसे कि हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में पहले 400, फिर उसने 600 में बेची, फ्लोर जो था उसने 600 में बेचा था बेकर को, 200 ऐड करे तो हमने 200 उसके लिए ली, फिर उसने 800 में वो ब्रेड जो थी वो शॉपकीपर को दी तो 200 उसने ऐड ऑन की, फिर उसने 900 में वो चीज़ और सेल की, मतलब 100 उसने ऐड की। तो इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो भी जो है हमारा ये ही होगा, ठीक। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फर्म, फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फर्स्ट है, सेल्स बाय फर्म ए 100 रुपीज़ इन लेख, 100 लाख रुपीज़, एंड परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए 40 लाख, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60 लाख, ठीक। इसके आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल बाय फर्म बी 200 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45 लाख एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म 30 लाख रुपीज़, ठीक। पहले हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, तो हम क्या करेंगे, सेल्स बाय फर्म ए, उसमें से माइनस करेंगे परचेज फ्रॉम फर्म बी, प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक। तो देखो 100 लाख रुपीज़ हमने सेल्स बाय फर्म ए लिखा, ठीक। परचेज फ्रॉम फर्म बी जो है वो हमारा 40 लाख रुपीज़ था, वो हमने लिख लिया, ठीक। अब चेंज इन स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये किसका बना रहे हैं हम, ए फर्म का बना रहे हैं, तो उसी का देखेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का 25 है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20 है ना। तो 25 माइनस 20 हमारा कितना हो गया, 5 लाख रुपीज़, ठीक। अब क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो क्लोजिंग है हमारा 20 और ओपनिंग है हमारा 25, तो आएगा माइनस का 5, है ना। तो माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 40 माइनस 5 लाख, ठीक। तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 माइनस 40 60 और 60 माइनस 5 कितना हो गया, 55। तो 55 लाख रुपीज़ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए आ गया। इसी तरीके से बी फर्म का निकालते हैं, तो सेल्स बी फर्म की, उसने जो परचेज किया ए फर्म से, और स्टॉक का चेंज, 200 लाख सेल थी, 60 लाख का उसने परचेज किया, 35 का क्लोजिंग था और 45 का ओपनिंग था। तो हमने देखा कितना आएगा, 130 लाख, ठीक। चलो, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए 55 लाख, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी 130 लाख। अब ये कह रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की सभी जो इकोनॉमी में जो भी हैं उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी का माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 लाख के दिए हुए हैं, 55 लाख और 130 लाख हमने अभी ऊपर कैलकुलेशंस की। तो 55 लाख फॉर्म ए क्या, 130 लाख फॉर्म बी का वैल्यू एडेड, है ना, और 30 लाख इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करें हमने, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 155 लाख। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया, 155 लाख। वैल्यू एडेड जो फर्म ए और बी की है वो बता रही है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को, ठीक है।
चलो अब अगला कह रहा है कि कैलकुलेट करिए आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ इन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की दी है 800, 200 एंड 300 लाख रुपीस की। फिर देखो आगे इन्होंने दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर 400, 150। ये सब लाख में रुपीस दिए हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स 50 लाख, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स 80 लाख, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 लाख, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट 20 लाख, सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर्स 20 लाख। ठीक, चलो ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में बात करें तो हमें क्या करना है, पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एट डिफरेंट सेक्टर लिखना है, फिर माइनस करनी है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय डिफरेंट सेक्टर्स। तो पहले आउटपुट जोड़ लिए सबके 800, 200, 300 है ना, उसके बाद माइनस करना है इंटरमीडिएट इनपुट। तो 400 उसका था, 100 और 50, तो टोटल कितना आ गया 750 लाख। तो हमारा क्या हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितनी हो गई 750 लाख। फिर नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम का था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी प्लस फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट। तो 750 लाख हमारा अभी हमने निकाला। ठीक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 80 लाख, 50 लाख का हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस, 20 लाख की सब्सिडी है प्लस में कर दी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 लाख है हमारी, और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट हमारी 20 लाख है। तो ये प्लस माइनस कर लिए हमने, 630 लाख हमारा आंसर आएगा। तो नेशनल इनकम हो गई हमारी 630 लाख। तो आज के लिए इतना ही क्लास। आप क्या करेंगे, ये दोनों ही न्यूमेरिकल अपनी बुक में नोट डाउन, वो कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।